हेलो फ्रेंड, इस एपिसोड में हम बात करेंगे UFC 300 की, जो कि होने वाला है 14 अप्रैल को इंडिया में इन द मॉर्निंग 8:30 इसका ब्रॉडकास्ट होगा। वैसे ये यूएस में हो रहा है, बाय द वे बता दूं। खैर, इसके जो प्रीलिम्स, अर्ली प्रीलिम्स और मेन कार्ड हैं उसके बारे में बात करेंगे और आज हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे जिसमें कि मेन कार्ड किसके किसके बीच हो रहा है, प्रीलिम्स कार्ड किसके बीच है, अर्ली प्रीलिम्स कार्ड किसके बीच है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने अनाउंस किया था, बट इसके बाद डिटेल में आज हम बात करेंगे कि UFC 300 इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है UFC के खुद के लिए। और अगर कोई समझना चाहता है जो कि UFC को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता या फिर स्टार्ट किया है उसने फॉलो करना, तो ये ऐसा ही है जैसे आप लगा लो कि जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट में या फिर WWE में रेसलमेनिया होता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो UFC 100 मैंने देखा था, UFC 200 मैंने देखा था और UFC 300, तो मैं ऑलमोस्ट तीनों इवेंट देख पाऊंगा। और UFC 100 जो था उसका जो प्राइम पॉइंट था, जो मुझे याद है, वो था ब्रॉक लेसनर और फ्रैंक मीर के बीच की जो फाइट थी। इनकी राइवलरी चल रही थी काफ़ी टाइम से और UFC 100 में रीमैच हुआ था इनका। उससे पहले ब्रॉक लेसनर हार गया था फ्रैंक मीर से और उसका एंकल लॉक से, और उसके बाद मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में मजाक उड़ रहा था बिकॉज ही वॉज सो बिग। स्टिल ही लॉस्ट बिकॉज WWF में साइज मैटर करता है कि आप लाइक कितने बड़े हो और कितने एथलेटिक हो। बट यहाँ बात आ जाती है UFC की, मिक्स मार्शल आर्ट की, तो वहाँ पे आपके साइज और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका टेक्निक। और फ्रैंक मीर डेफिनेटली बेटर जिजित्सु आर्टिस्ट थे ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर ने कभी किया भी नहीं था MMA, पहली बार MMA कम्पीट किया था और 4-5 मैचेस में ही वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। फिर फ्रैंक मीर के साथ पहली जो बाउट हुई थी उसमें वो जीत ही रहा था कह सकते हो आपकी, बट एंकल लॉक की वजह से ही लॉस्ट। और उसके बाद उसका काफ़ी मजाक मीडिया में भी उड़ रहा था। फ्रैंक मीर ने भी उसको लेकर के काफ़ी मीम्स बनाए थे उस समय। और उसके बाद फिर UFC 100 एक परफेक्ट डेस्टिनेशन था उन दोनों के लिए, दोनों मिले वहाँ पे। और बाकी अगर किसी ने देखा है तो वो ठीक है, अगर जिसने नहीं देखा उसके लिए बता दूं कि उसमें ब्रॉक लेसनर ने बताया कि सुपीरियर कौन है। और उस मैच में फ्रैंक मीर कुछ भी नहीं कर पाया वो, मतलब ब्रॉक ने उसका जितनी भी टेक्निक थी उसके लिए वर्कआउट किया, ग्राउंड गेम को बेटर किया और उसके बाद उस फ्रैंक मीर को पूरी तरह से डोमिनेट किया। और खैर ये था UFC 100 का जो मुझे बहुत अच्छे से याद था और उसके लिए मैंने जो लगा आप लोगों से शेयर करूं। उसके अलावा बात करते हैं, अब आते हैं यहाँ पे हमारे मेन कार्ड UFC 300 के, जिसके जो अर्ली प्रीलिम्स है उसमें ना हम एक एक करके मैच को समझेंगे, बाउट को समझेंगे कि और उसके बाद उसके डिटेल से रिव्यू करेंगे। तो पहला जो मैं चाहूँगा कि हम बात करें बॉबी ग्रीन और जिम मिलर, जो कि अर्ली प्रीलिम्स है। तो बॉबी ग्रीन उसको ही इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट फाइटर और वन ऑफ द बेस्ट, बट ही इज गुड, ही इज अ गुड फाइटर। और जिम मिलर भी लगभग उसी कैटेगरी में है। जिम मिलर और बॉबी ग्रीन काफ़ी टाइम से हैं, कभी 30+ मैचेस हैं इनके, 30-35+ मैचेस हैं। और इसलिए बॉबी ग्रीन और जिम मिलर का जो बाउट है वो लगभग एक जैसे प्लेयर्स के बीच में है। और मुझे इसमें लगता है कि ये वो लोग हैं जो कि जीतते नहीं हैं, बट ज़्यादा मतलब 50% ही इनकी परसेंटाइल है इनकी जीतने की। बट इनका जो इनके नाम की जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी है। तो इनके मैचेस देखने के लिए लोग आ जाते हैं बिकॉज दे आर वेल नोन पीपल, दे आर वेल नोन मार्शल आर्टिस्ट जो कि मिक्स मार्शल आर्ट की दुनिया में काफ़ी जाने माने हैं। उसके बाद अगर हम ये दोनों जो compete करेंगे ये लाइट वेट के लिए compete करेंगे। और ये UFC 300 इवेंट जो है ये लाइट वेट के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है बिकॉज लाइट वेट ऐसा डिवीजन है जो कि स्टक है काफ़ी टाइम से। और उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा आपसे आने वाले अनाउंसमेंट में कि क्यों लाइट वेट जो है पिछले 5 साल से स्टक है और क्यों उसमें वो मूवमेंट, जैसा कि अगर आपको याद हो UFC में जो लाइट हैवी वेट था वो भी काफ़ी टाइम से स्टक था बिकॉज उसके 2 ही चैंपियन थे, या तो डैनियल कॉर्मिये और या तो फिर जॉन जोन्स। उसके अलावा कोई तीसरा कोई चैंपियन बना ही नहीं था 10 साल तक। और उसमें वो डिवीजन एक ऐसा स्टक था, बट ऑल्दो
अर्निंग वाइज देखा जाए तो यूएफसी को उस डिवीजन से बहुत फायदा हुआ, बट जहां तक बात करते हैं शफलिंग की, तो उसमें ज़्यादा चैंपियन शफल हुए नहीं थे, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ जॉन जोन्स, जब तक वो नहीं रहता था तब तक डीसी यानी डेनियल कॉर्मिये चैंपियन था, और जब उसके बाद उन दोनों की जब बाउट हुई तो ही लॉस्ट ऑल 2 मैचेस। खैर वापस आते हैं, जो सेकेंड अनाउंसमेंट है हमारी वो है डेविसन फिरेदो और कोडी गारबरैंट के बीच में। कोडी गारबरैंट आपको शायद याद हो ना हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको शायद याद होना चाहिए, अगर कोई यूएफसी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है तो उसको याद होगा। एक जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जो होता है, इनका जो सीरीज है जो कि टीवी पे भी आता है, उसमें कोडी बर्नार्ड ने वहाँ से वो कोडी बर्नार्ड निकल के आया था, और उसका जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन कोडी और कॉनर मैग्रेगर के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था, जिसमें कोडी गारबरैंट ने इसका कॉलर पकड़ लिया था और लाइक वो एक्सेलेट कर गया था काफ़ी सिचुएशन। खैर तो वहाँ से ये काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद इसने जो लेजेंड कहा जाता है आपका बैंटम वेट के लिए, तो उसमें जो चैंपियन था क्रूज, उसको हरा करके ये चैंपियन बना था, और उसने पूरी तरह से ऑफबीट कर दिया था। तो ये इसमें कह सकते हो आप कि ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड गाय, बट इसकी कुछ ना पर्सनल इंजरी थी, बिकॉज ये ना इसके पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसमें ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट ही वॉज अंडर गोइंग सो मेनी सर्जरीज एंड ऑल। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप कॉम्बैट गेम खेल रहे हैं और आपकी सर्जरी होती है तो आपकी बॉडी फिर वैसे, हमें एक मोच आ जाता है तो हमें काफ़ी टाइम तक उसको रिकवरी करने में लगता है, तो अगर आपकी सर्जरी होती है तो इट टेक्स टाइम, और ज़्यादा समय के बाद जब आप वापसी करते हैं तो फिर कभी कभी आप वो प्लेयर नहीं रह जाते हैं, या वो आपकी जो बॉडी स्किल होती है वो वैसी नहीं रह जाती है जैसी आपकी होनी चाहिए। खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बाउट है, वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कोडी बर्नार्ड जो है उसका जो लास्ट कुछ मैचेस काफ़ी अच्छे गए, काफ़ी फेवरेबल गए। लेट्स सी अगर वो बैंटम वेट में ऊपर आता है तो अच्छा होगा, बिकॉज ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड फाइटर, बट उसकी एज मेरे ख्याल से 34 हो चुकी है, 34 के आसपास है, 34-35, तो एजेड है। देखते हैं इसका कितना करियर आगे एक्सटेंड होता है। खैर उसके बाद अगर बात करें, वही दूसरी तरफ फेरेडो की बात करते हैं। फेरेडो ऑलरेडी 36 का है, चैंपियन रह चुका है बैंटम वेट का, और अब जो है उसके लिए भी एक वापस कम बैक का मौका है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिटवीन दीज टू। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं, बिकॉज लाइट वेट में ऑलरेडी बहुत समय से स्टक है चीज़ें, वही चैंपियंस आपके 2 चैंपियंस, यानी कि खबीब के बाद चार्ल्स ओलिवेरा, तो कोई चैंपियन रहा नहीं। टोनी फर्गसन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। डस्टिन पोरियो को 2 मौके मिले, एक बार चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट में, एक बार खबीब के अगेंस्ट में, ही लॉस्ट बोथ मैचेस। जस्टिन गेची को मौका मिला चार्ल्स ओलिवेरा और खबीब के बीच में, ही लॉस्ट बोथ मैचेस। उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा को डिफीट किया इस्लाम ने, अब इस्लाम इज चैंपियन फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। तो लगभग कह सकते हैं कि 10 साल के लगभग कोई दूसरा चैंपियन बना ही नहीं था खबीब और चार्ल्स ओलिवेरा के आगे। अभी इस्लाम है, और इस्लाम भी मुश्किल है उसको अभी बीट करना। मे बी वो रिटायर करता है तभी ये डिवीजन खाली होगा, बिकॉज उसके और बाकी जो कंटेंडर्स हैं उनके जो स्किल और टैलेंट के बीच में अगर बात करें तो देयर इज अ ह्यूज गैप। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अब प्रिलिमिनरी कार्ड के ऊपर, और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जेरी प्रोहास्का और अलेक्जेंडर रेकिक की मैच की बात करते हैं। किसने देखा था जो मैच हुआ है अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले हुआ है, लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बाउट हुई थी, जिसमें एलेक्स पेरेरा और जेरी प्रोहास्का के बीच में हुआ था। जेरी प्रोहास्का के साथ थोड़ा अनलक्की भी रहा, ये चैंपियन बना, बट इसकी इंजरी हो गई, इसकी राइट शोल्डर था, उसकी इंजरी हो गई, और ट्रीटमेंट गलत हो गया क्योंकि जिम में ही किसी ने उसको फिक्स करने की कोशिश की, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इंजरी ज्यादा बढ़ गई और उसको फिर अपना चैंपियनशिप छोड़ना पड़ा। फिर जमाल हिल चैंपियन बना, फिर उसकी इंजरी हो गई, फिर उसको भी चैंपियनशिप छोड़ना पड़ा। तो लाइट हैवी वेट में कोई कंसिस्टेंट चैंपियन रहा नहीं है अभी। अब जैसे पहले एक स्टेबल डिवीजन माना जाता था जिसमें डेनियल कॉर्मिये और जॉन जोन्स के अलावा कोई तीसरा चैंपियन नहीं बना था। उसके बाद फिर टेसेरा चैंपियन बना कुछ टाइम के लिए, फिर टेसेरा हार गया जेरी प्रोहास्का उससे
जमाल हिल से, तो फिर और जिरी प्रोहास्का से तो 2 बार उसको चैंपियनशिप उसको मौका मिले, बट ही लॉस्ट। तो लंबे टाइम के लिए, और उसका जो टसेरा था उसकी भी गलती नहीं, बिकॉज ही इज 40+, और 40+ में भी चैंपियन बने रहना इज अ वेरी बिग थिंग। एलेक्स पेरेरा का गुरु माना जाता है वो, और लाइट वेट चैंपियन भी रह चुका है, और वो काफ़ी पुराना चैंपियन है। वो जॉन जोन्स और डेनियल कॉर्मिये जब से थे तब एकदम उसी एज का है, और वो दोनों रिटायर हो गए थे उसके बाद जाकर के ये चैंपियन बना। तो जिरी प्रोहास्का के लास्ट मैच में वो नॉकआउट हुआ है एलेक्स पेरेरा से, और ऐसे तो टैलेंट वाइज, स्किल वाइज तो वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, बिकॉज एलेक्स पेरेरा के बड़े लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स हैं। बट जहाँ तक एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वो पावर डिफरेंस दिख रहा था, बिकॉज जिरी प्रोहास्का 1 पंच नॉकआउट था, और इसके लिए जिरी प्रोहास्का के लिए मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है तो उसको ही हैज़ टू विन दिस मैच, बिकॉज अलेक्जेंडर रेकिक जो है वो अभी अपकमिंग है, इज़ नॉट अ वेरी एलीट लेवल। वो टॉप 3 भी तो नहीं कह सकते उसको, टॉप 4 पे अभी आ रहा है, उस लेवल पे आ रहा है। बट जहाँ तक बात करें अलेक्जेंडर जिरी प्रोहास्का की, तो उसके लिए डू एंड डाई मैच है, बिकॉज अगर यहाँ से वो फिर एक बार और हार जाता है तो फिर बैक टू बैक 2 लॉसेज होंगे, देन उसको रिकवर करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज स्टार्टिंग में ये हुआ था कि ही विल ईजिली डिफीट एलेक्स पेरेरा, और वो ऐसा हुआ नहीं। एलेक्स पेरेरा को उसने हल्के में लिया, और फिर वो बात बन नहीं पाई उससे, और ही इज़ अ वेरी टफ मार्शल आर्टिस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। जिरी प्रोहास्का का अगर आप वीडियोज़ वगैरह या इंस्टा पे कोई फॉलो करता होगा उसको, तो देखा होगा कि ही लिव्स इन अ वेरी टफ कंडीशंस, है ना, -डिग्री टेम्परेचर पे वो रहता है, और ही ट्रेंड हिमसेल्फ इन जस्ट लाइक अ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट। बट होता क्या है कि आप स्किल वाइज कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी चिन अच्छी नहीं है और आप एक ही पंच में अगर नॉकआउट हो रहे हो तो फिर मुश्किल। और एलेक्स पेरेरा की पावर, इट्स लाइक अ पावर फ्रॉम अ गॉड। सो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। इंटरेस्टिंग होगा। जिरी प्रोहास्का मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम अ काइंड ऑफ अ फैन, और उसका जो स्किल मुझे बहुत पसंद है, उसका स्टाइल बहुत पसंद है। और अगर किसी को याद हो तो बड़ा फेमस स्टेयर डाउन भी था उसके बीच में, और एलेक्स पेरेरा और जिरी प्रोहास्का के बीच में वन ऑफ द बेस्ट स्टेयर डाउन कह सकते हैं आप, जहाँ पे एलेक्स पेरेरा की आँख जो थी वो पलक भी नहीं झपकी थी। उन दोनों का स्टेयर डाउन कहता वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं और आते हैं माय फेवरेट फीमेल बैंटम वेट हॉली होम। और हॉली होम को जो भी यूएफसी फॉलो करता है जरूर जानता होगा। शी इज़ अ फॉर्मर किक बॉक्सर चैम्पियन, और फिर वो यूएफसी में आई, और उस समय रोंडा राउजी बैंटम वेट चैम्पियन थी, काफ़ी लंबे समय से चैम्पियन थी। रोंडा राउजी कह सकते हैं आप एक तरह से लेजेंड थी और अनडिफीटेड थी। एंड हॉली होम्स वाज द फर्स्ट फाइटर जिसने कि उसको नॉकआउट किया रोंडा राउजी को। और उसके बाद रोंडा राउजी फिर वापस कभी कम बैक नहीं कर पाई। फिर बैक टू बैक 2 लॉसेज उसके हो गए, और 3 लॉसेज हो गए बैक टू बैक। और फिर हॉली होम्स जो थी वो मिशा टेट से हार गई चैंपियनशिप, तो एक अपना डिफेंड नहीं कर पाई हॉली होम चैंपियनशिप। फिर उसके बाद कुछ विन कुछ लॉसेज रहे, तो वो पूरी तरह से, और शी इज़ वेरी ओल्ड ऑल्सो, शी इज़ लाइक 37-38 तो होगी वो, या 40 के अप्रॉक्स भी हो सकती है। तो ये 2 मैचेस हैं जो हॉली होम्स और कायला हैरिसन के बीच में हैं। वी विल सी अबाउट इट कि हॉली होम्स वापस से अपने आप को चैंपियनशिप मटेरियल अगर प्रूव कर पाती है तो शी विल हैव अ बेटर करियर, बिकॉज ब्रांड वाइज शी इज़ ऑलरेडी देयर, बिकॉज उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी है, और केवल यूएस में नहीं, यूएस से बाहर भी उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये था आपका वुमेन बैंटम वेट चैंपियनशिप। फिर आते हैं फेदर वेट के लिए, तो जो है सादिक यूसुफ और डियागो लोपेज के बीच में। तो मैं दोनों को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया है मैंने, सो इस मैच को मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बो निकल वर्सेस कोडी बर्नार्ड। बो निकल को फॉलो करो। अगर आप अगर मिक्स मार्शल आर्ट या यूएफसी को फॉलो करते हो तो आप बो निकल को जरूर करो, बिकॉज ही इज अ फ्यूचर चैंपियन। बो निकल की जो स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू एनी अदर फाइटर, और मिडिल वेट का वो फ्यूचर चैंपियन है, ये मैं आज आपको बोल सकता हूँ। और जब मेरी बात सही होगी, जब बो निकल चैंपियन बनेगा, तब मैं आपको ये वाली वीडियो जरूर या तो सेव कर लो और ये वाली वीडियो याद रखना। खैर
आगे बो निकल का जो मैच है वो कोडी बर्नार्ड के बीच में, वो निकल अभी अनडिफीटेड है। मुझे लगता है कि जो मिक्स मार्शल आर्ट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल चैंपियंस रहे हैं, उनका सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है वो है कि वो अच्छे रेसलर भी रहे। चाहे आप जॉन जोन्स को ले लो, चाहे आप डेनियल कॉर्मियर को ले लो, चाहे आप उसमें चले जाओ स्टेपे म्यूचिस ले लो, केन वलास्का, उसके बाद आपका इसमें अगर आ जाओ तो ये दो लाइट हैवी वेट में, हैवी वेट्स और लाइट हैवी वेट्स की बात करेंगे। वैसे फ्लाई वेट्स में खबीब इस्लाम वो तो है ही। तो बो निकल और कोडी बर्नार्ड में डेफिनेटली बो निकल अगर ये मैच जीता है तो ही विल बी अ वेरी सीरियस कंटेंडर। और एक मैच जो मैं देखना चाहूँगा, जो कि हर मिक्स मार्शल आर्ट या यूएफसी फैन देखना चाहता है, वो है बो निकल वर्सेस हमजात चिमाया। क्योंकि हमजात का भी रेसलिंग बैकग्राउंड है, बो निकल का भी रेसलिंग बैकग्राउंड, अमेरिकन रेसलिंग वर्सेस चिचनिया रेसलिंग, और दोनों के जो मैचेस हैं उनमें देखते हैं कि अगर ये हो पाए तो बहुत ज़्यादा होगा। बिकॉज हमजात चिमाया का जो लास्ट मैच हुआ था जो उस्मान के साथ हुआ था, उसमें लास्ट राउंड में ये साफ दिख रहा था कि अगर उस्मान को थोड़ा सा गट्स दिखाता पहले राउंड में तो वो हमजात चिमाया को हरा भी सकता था। ठीक है, कुमारू उस्मान का वो जो लेट रियलाइजेशन था उसने उसको मैच कॉस्ट किया। बिकॉज रेसलिंग में और जब डिफेंड जो उसने जब से करना स्टार्ट किया और उसने जब स्ट्राइकिंग पर आया गेम, तो जब तक रेसलिंग में गेम था तो हमजात चिमाया वाज लुकिंग बेटर, और इस वजह से उसको कह सकते हैं आपकी जो 2 राउंड थे पहले के वो हमजात चिमाया ने जीत लिए थे। पर थर्ड राउंड में जब बात स्ट्राइकिंग की आई थी तो कुमारू उस्मान वाज लुकिंग मच मोर सुपीरियर देन हमजात चिमाया। और ये हमने गिलबर्ट बर्न के फाइट में भी देखा था कि जब स्ट्राइकिंग की बात आती है तो हमजात का वो स्किल नहीं है जो कि बाकी लाइट वेट्स के पास था, या अब तो वो मिडिल वेट में है तो मिडिल वेट्स का है। तो लेट्स सी इन दोनों का अगर बाउट होता है, बो निकल अगर यहाँ से जीते हैं तो ही शुड हैव अ मैच अगेंस्ट हमजात चिमाया। अगर हमजात वहां से जीता है देन ही विल बी considered as a serious contender for middleweight championship। अगर यहाँ पे ये दोनों का मैचअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू स्किलफुल रेसलर्स एंड हु ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्राइकर। ये है कोडी बर्नार्ड का बो निकल के अगेंस्ट में टफ होगा। बिकॉज बो निकल ने लास्ट कुछ सालों में अपना गेम बहुत इंप्रूव किया है। पहले ही वाज कंसिडर्ड जस्ट अ रेसलिंग गेम बेस था, और डेफिनेटली रेसलर्स हमेशा चाहते हैं टेक डाउन करें और फिर बीटिंग स्टार्ट करें, ग्राउंड एंड पाउंड जिसको कहते हैं मिक्स मार्शल आर्ट के लैंग्वेज में। बट जो बो निकल का जो लास्ट मैच अगर किसी ने फॉलो किया होगा, ऑल्दो जो उसका ओपोनेंट था उसने बहुत कम समय में ये मैच को एक्सेप्ट किया था, बट जो स्ट्राइकिंग पावर है, अगर रेसलर स्ट्राइकिंग पे आ जाते हैं, जैसे कुमारू उस्मान वाज अ रेसलर, बट उसकी जो स्ट्राइकिंग पावर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो कि जिसको अगर नहीं पता तो वो जाके कुमारू उस्मान का मैचेस देख सकता है। ही हैज़ अ ग्रेट स्ट्राइकिंग पावर। तो बो निकल वर्सेस हमजात चिमाया ये मैच होना चाहिए अगर बो निकल यहाँ से जीतता है, बिकॉज इससे ये जो डिवीजन है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अभी जो करंट मिडिल वेट चैम्पियन है वो है जो शॉन स्ट्रिकलिंग से जीता जिसने डुप्लेसी। सो डुप्लेसी और डुप्लेसी का भी अच्छा, ही इज़ अ वेल राउंडेड फाइटर, साउथ अफ्रीका से आता है। और अभी लास्ट जो मैच हुआ था उसका शॉन स्ट्रिकलिंग के बीच में, सो ही सब कुछ कह रहे हैं कि शॉन स्ट्रिकलिंग जीता अगर हम स्ट्राइकिंग को काउंट करें और अगर डैमेजेस को काउंट करें। बट ही समहाउ ही डोमिनेटेड बिकॉज शॉन स्ट्रिकलिंग का साइज डिफरेंस भी बहुत था दोनों के जो बॉडी स्ट्रक्चर था। डुप्लेसी वाज लुकिंग वेरी बिग, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक लाइट हैवी वेट और एक हैवी वेट के बीच में मैच हो रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा था। तो देखते हैं अगर यहाँ से बो निकल जीता और हमजात से जीता है तो फिर ही विल बी अ ग्रेट कंटेंडर फॉर चैंपियनशिप। बिकॉज ऐसा हो चुका है पहले के कम मैचेस में भी चैंपियनशिप जीतने का आपको मौका मिला है। जैसा कि मैं बता रहा था ये ब्रॉक लेसनर के साथ भी हुआ था कि कुछ मैचेस में ही वो बन गया था चैंपियन। ये जॉन जोन्स के साथ भी हुआ था कि कुछ मैचेस में ही उसको चैंपियनशिप कंटेंडर कंसिडर किया गया था। तो खुद होता है कुछ ऐसे चैंपियंस होते हैं जिनको कुछ मैचेस में ही मौका मिल जाता है और कुछ को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है।
चार्ल्स ओलिवेरा जो है वो डेफिनेटली एक सीरियस कंटेंडर है फॉर लाइट वेट चैंपियनशिप, बट जिस तरीके से वो अपना पिछला मैच हारा इस्लाम के अगेंस्ट में, वो उसके काफ़ी अगेंस्ट में गया, बिकॉज कहा जाता था कि चार्ल्स ओलिवेरा, कहा क्या जाता था, इट्स अ फैक्ट कि चार्ल्स ओलिवेरा हैज़ अ हाईएस्ट सबमिशन इन यूएफसी हिस्ट्री। तो अगर हिस्ट्री में किसकी हाईएस्ट सबमिशन हो और उसको कोई बंदा सबमिट कर दे, आई थिंक ट्रायंगल चोक से किया था उसको। और ओलिवेरा और दारियुश के मैच में ओलिवेरा ने बहुत डोमिनेट परफॉर्मेंस किया था, नॉकआउट किया था दारियुश को, बट उसके बाद उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं लाइट वेट जाने के, लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके आगे कह सकते हैं कि इनजस्टिस भी कह सकते हो आप, अगर बोलना चाहो तो। कभी कभी होता है ना, हम डिजर्व करते हैं पर हमें फिर भी नहीं मिलता। खैर, तो ये जो मैच है अरमान सरुकियान और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में, इस मैच में ऑब्वियसली जो MMA पंडित हैं, दे विल डेफिनेटली गो फॉर चार्ल्स ओलिवेरा, बिकॉज अरमान सरुकियान जो है अपकमिंग टैलेंट है, बट ही इज़ गुड। अरमान सरुकियान को अगर आप देखोगे तो ये उसी बेल्ट से आता है जिस बेल्ट से खबीब और इस्लाम या फिर आपका हमजा चमाया, तो वो उसी रशियन और जो कहते हैं रेसलिंग जो है वहाँ से वो उसी बेस से ये फाइटर है। तो डेफिनेटली अगर इस्लाम से इतना टफ इस्लाम से इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन मिला था चार्ल्स ओलिवेरा को, और लगभग इस्लाम ने उसको डोमिनेट किया पूरे मैच में, तो मुझे लगता है कि कहीं अगर अरमान सरुकियान ने चार्ल्स ओलिवेरा को इस मैच में अगर हरा दिया तो चार्ल्स ओलिवेरा के लिए फिर ये करियर एंडिंग होगा। फिर आप कुछ मैचेस खेल करके फिर आप रिटायर हो सकते हैं, बिकॉज नाउ द कंपटीशन इज़ वेरी ह्यूज। डस्टिन पोरिये ने अभी सेंदेनिस को हरा करके अपने आप को कंटेंडर साबित किया है चैंपियनशिप के लिए। जस्टिन गेची और मैक्स होलोवेरा, जस्टिन गेची का भी समझ में नहीं आया, खैर इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि तो डस्टिन पोरिये अपने आप को, और इस्लाम मखाचीफ ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, जून में होने वाला है, जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद ये मैच जून में होने वाला है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ से जीतते हैं तो डेफिनेटली, अगर चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ से जीतता है और जस्टिन गेची मैक्स होलोवे से जीत जाता है तो फिर ये टफ होगा कि नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा इस्लाम का, बिकॉज इस्लाम का आज ही मैं सुन रहा था इंटरव्यू, वो कह रहा है कि मुझे 3 बार कम से कम 3 मैचेस खेलने हैं इस साल। तो 3 मैचेस में तो अगर इस्लाम और आई थिंक इस्लाम और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का जो मैच हुआ था वो जनवरी में हुआ था, तो एक मैच तो ये हो गया, और दूसरा जो मैच होगा वो जून में होगा। तो डेफिनेटली फिर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में जो है he can consider himself for the next championship डिफेंड कर सकता है। खैर, चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सरुकियान के लिए ये, इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में रिव्यू लेके आऊँगा दोनों का, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे हैं जस्टिन गेची। इससे ज़्यादा मैंने लीथल, रॉबी लॉलर और जस्टिन गेची, ये 2 ऐसे फाइटर्स हैं जिनको आप कह सकते हो कि इनसे ज़्यादा आप इमेजिन ही नहीं कर सकते वायलेंट पर्सन, बिकॉज इस गेम में जहां ऑलरेडी एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, पीपल स्केर्ड ऑफ देम, बिकॉज आपको उन फाइटर्स से डर नहीं लगता जो फाइटर्स आपको मार सकते हैं, आपको हिट कर सकते हैं, आपको डैमेज कर सकते हैं। तो देन यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, आप अपने आप को डिफेंस का मैकेनिज्म सोचते हो कि अब मैं डिफेंस करूंगा और फिर मैं आई विल हिट, है ना। तो ये होता है। लेकिन जो पर्सन आपको चाहता है कि आप उसको मारो, आप उसको हिट करो और फिर भी वो नॉकआउट ना हो, तो फिर वो टेंशन बढ़ जाती है फाइटर्स की। तो ये चीज जस्टिन गेची और रॉबी लॉलर के साथ है। दे वांट दैट कि यू हिट देम और दे विल हिट यू बैक। और डेफिनेटली क्योंकि पावर डिफरेंस ह्यूज है लाइट वेट में, अगर आप जस्टिन गेची के पावर देखें और किसी अदर फाइटर्स के पावर देखें, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, डिफरेंट लेवल ऑफ पावर है। तो ना आप ना मार खाने से डर रहे हो, ना आप मारने से डर रहे हो, तो वहां पे फिर सामने वाले के लिए कोई ऑप्शन रहता नहीं है। बिकॉज आप अटैक करोगे तो जो काउंटर अटैक है, ऑब्वियसली हिज हैंड इज हैवियर देन एनी अदर लाइट वेट के, तो ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जस्टिन गेची और मैक्स होलोवे और लाइट वेट में एक फाइटर और कंप्लीट हमारा करता है नेट डियाज। मैक्स होलोवे ये उस टाइप के फाइटर्स हैं जो कि क्वांटिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इनका जो 1-2-1-2 कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं उनको पता होगा, तो ये
बल्क में हिट करते हैं, ये एक वन पंच नॉकआउट पावर नहीं है इनके पास। तो ये ना आपको बल्क में धीरे 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 स्टेप टचिंग यू, तो इनके जो डैमेजेस है वो मोहम्मद अली स्कूल का है, जहाँ पे कि दे हिट यू विद 100 ऑफ पंचेस, राइट। और वहाँ पे फिर क्या होता है, धीरे धीरे यू रियलाइज कम टू एंड कि यार मेरी बॉडी ब्रेक हो रही है और अब मैं कंपीट नहीं कर पा रहा हूँ, एंड देन दे कोलैप्स एंड दे लूज। सो मैक्स हॉलोवे का उसी स्कूल से आता है, वो मोहम्मद अली स्कूल जो है कि आप 1-2 आप हिट करते रहो और धीरे धीरे बॉडी ब्रेक होती रहेगी। तो जस्टिन गेची के साथ जो मुझे लगता है कि मैक्स हॉलोवे और जस्टिन गेची की जो बाउट है उसमें अगर मैक्स हॉलोवे का डिफेंस अगर अच्छा कर जाता है और जो मैक्स हॉलोवे का जो क्वांटिटी है वो अगर, क्योंकि एक तो है कि जस्टिन गेची को हिट करना बाकी किसी फाइटर को हिट करने से इजी है बिकॉज ही डजंट बिलीव इन डिफेंस। तो जस्टिन गेची का डिफेंस उतना अच्छा है भी नहीं, मैंने देखा है डस्टिन पोरिये के अगेंस्ट में भी देखा है, चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट में देखा है, कबीब के अगेंस्ट में भी देखा है। तो उसका जो डिफेंस है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ उसका जो काउंटर अटैक है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैचअप है। अगर अर्ली राउंड में अगर वो कैच हो जाता है मैक्स हॉलोवे की, कोई हिट लग जाती है उसको हुक वगैरह या कोई किक, तो फिर मुश्किल होगा। बट अगर ऐसा होता है कि मैच अगर ये 5 राउंड या तक जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये अगर लास्ट तक जाए तो फिर एडवांटेज मैक्स हॉलोवे को जाएगा। आगे आते हैं जो कि हेडलाइन है इस UFC 300 का, एलेक्स पेरेरा वर्सेस जमाल हिल। सो जमाल हिल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। क्या था कि एक टॉप 10 में भी एक लड़का नहीं था, मेरे ख्याल से रैंक उसकी 11th या 12th थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ज़िरी प्रोहास्का शायद इंजर्ड हो गया, तो ज़िरी प्रोहास्का इंजर्ड हुआ और टेसेरा दैट टाइम वाज चैंपियन। तो ज़िरी प्रोहास्का वाज चैंपियन और फिर उसको चैंपियनशिप छोड़नी पड़ी बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। एंड फिर एलेक्स पेरेरा टेसेरा और गिलबर्ट टेसेरा और जमाल हिल को मौका दिया डेना वाइट ने कि यार ही इज़ लुकिंग गुड, सो जस्ट गिव हिम अपॉर्चुनिटी। तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी थी जमाल हिल के लिए, बिकॉज उसकी रैंकिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, बट उसकी 2 परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई थी। एक तो जिसमें मुझे एक याद है, जॉनी वॉकर वो वाला जॉनी वॉकर नहीं, जॉनी वॉकर फाइटर है और उस वहाँ पे वो उसने नॉकआउट किया था जॉनी वॉकर को और बहुत ही ब्रूटल नॉकआउट था। तो वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा सीरियसली जमाल हिल को की पावर को भी रिस्पेक्ट मिली और जमाल हिल को भी बहुत रिस्पेक्ट मिली उस नॉकआउट के बाद। फिर टेसेरा के अगेंस्ट में मैच पूरा 5 राउंड गया और ही टेसेरा लॉस्ट और उसके बाद जमाल हिल चैंपियन बना था। उसमें एक छोटा सा मोमेंट है, शायद आपने नोटिस किया या नहीं किया, टेसेरा हार गया, वो खड़ा है और एलेक्स पेरेरा उस समय टेसेरा के जो उसकी जो टीम थी उसी में था और उसके कह सकते हैं उसके साथ, बिकॉज टेसेरा वाज काइंड ऑफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एलेक्स पेरेरा करियर, बिकॉज एलेक्स पेरेरा बेसिकली एक किक बॉक्सर था और वहाँ से टेसेरा ने उसको मिक्स मार्शल आर्ट के लिए भी ट्रेन भी किया एंड दे आर लाइक ब्रदर्स, यू नो। तो जो टेसेरा का कॉर्नर था उसमें एलेक्स पेरेरा भी था और जमाल हिल ने 41 साल उस समय एज हो गई थी टेसेरा की, और टेसेरा 41 साल का 24 साल के जमाल हिल, तो ये डिफरेंस भी बहुत था। तो ही लॉस्ट एंड उसको फिर वो पट्टी लगा रहे थे एंड सारा कुछ हो रहा था। एंड द मोमेंट एलेक्स पेरेरा एंटर्स द केज और जमाल हिल खड़ा था और दोनों के एक आई कॉन्टैक्ट हुआ है और उस आई कांटेक्ट को अगर किसी ने देखा होगा तो ये साफ था उस आई कांटेक्ट में कि ये दोनों तो मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि एलेक्स पेरेरा वांटेड ही वांट्स टू रिवेंज टेसेरा लॉस बिकॉज ही वाज हिज ब्रदर, नॉट रियल ब्रदर बट मिक्स मार्शल आर्ट वाले जो ब्रदर होते हैं, दे कम फ्रॉम अ सेम प्लेस। दूसरी तरफ जमाल हिल जो है वो इंजरी की वजह से उसको अपना बेल्ट छोड़ना पड़ा। तो ये जो मैच है एलेक्स पेरेरा और जमाल हिल के अगेंस्ट में, ये एक कैसे कह सकते हो एक एलेक्स पेरेरा के लिए एक रिवेंज मैच है, बिकॉज ही वांट्स टू अवेंज द लॉस ऑफ टेसेरा और
उसको अगर जैसा कि मैं बता रहा था कि जमाल हिल का भी जो एक इंजरी थी वो उसकी वजह से उसको चैंपियनशिप छोड़नी पड़ी थी, तो ही नेवर लॉस्ट हिज बेल्ट, राइट। तो एक दोनों जो हैं वो एलेक्स पेरेरा अभी करंट चैंपियन है और जमाल हिल वापस आ रहे हैं इंजरी के। खैर आगे बढ़ते हैं, और ये मैच जो है वो जमाल हिल और एलेक्स पेरेरा के लिए बहुत डिसिसिव होने वाला है, बिकॉज दोनों ग्रेट स्ट्राइकर हैं। ग्राउंड गेम दोनों का 0 है। आई थिंक थोड़ा बहुत गेम अगर है तो जमाल हिल का बेटर है कंपेयर टू एलेक्स पेरेरा का 0 ग्राउंड गेम है, बट हिज डिफेंस इज गुड। ही हैज इंप्रूव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम लास्ट 2 years। इफ यू हैव नोटिस्ड हिज करियर, तो ही इज लर्निंग गुड स्टफ। ही इज लर्निंग हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ, ही इज लर्निंग हाउ टू अगेन गो एंड स्टैंड अप। और एक जो मैटर करता है मैच में, ये खास करके मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में, वो ये मैटर करता है कि आप चाहे कितने भी अच्छे रेसलर हो या कितने भी अच्छे जिजित्सु आर्टिस्ट हो, गेम हमेशा स्टैंडिंग स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियसली ये जो गेम है वो पहले स्ट्राइकर को ही एडवांटेज होता है, चाहे आप जब तक आप जमीन पे लेके आप उसको ड्रॉप डाउन नहीं करते तब तक आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक स्ट्राइकर अगर आप ये सीख लेता है कि हाउ टू डिफेंड हिज टेक डाउन डिफेंस जो होता है, वो टेक डाउन डिफेंस अगर उसको आ जाता है, जो कि हमने नोटिस किया मिडिल वेट में इसके साथ, जो मिडिल वेट चैंपियन भी रह चुका है नाइजीरियन स्टाइल बेंडर्स के साथ ये चीज़ नोटिस हुआ है बहुत सारा कि उसके पास ग्राउंड गेम नहीं है, लेकिन ही नो हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम टेक डाउन, और वही मैटर करता है। अगर आप डिफेंड कर लेते हो अपने आप को टेक डाउन से, तो फिर आप ऑब्वियसली स्टैंडिंग गेम आपका सुपीरियर होता है, एंड देन यू कैन विन द मैच। तो ये था अभी तक का UFC 300 का रिव्यू, और उसके बाद हम 1-on-1 टॉप 3-4 मैचेस हैं, जो बाउट्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड एपिसोड्स करेंगे आने वाले टाइम में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।